भूख से भाग रही एक जोड़ी जमीन पर गिर गई। महिला की गोद में बच्चा भूख से रो रहा था। एक सफेद लोमड़ी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और पास आ गई। उसने उन्हें सूंघा और पुष्टि की कि वे अब सांस नहीं ले रहे थे। तब उसने सोचा, उसके माता पिता मर चुके हैं, यह बच्चा इस सुनसान पहाड़ में नहीं बच पाएगा। इसके बाद लोमड़ी ने कपड़े में लिपटे बच्चे को उठाया और पहाड़ से नीचे दौड़ पड़ी। वह आधा ली भी नहीं चला था कि 3 भूखे जंगली कुत्ते अचानक सामने आ गए। वे बच्चे को ललचाई नजरों से देख रहे थे और लोमड़ी को घेर कर काटने लगे। उन्होंने उसकी पीठ पर एक बड़ी चोट कर दी। खून लगातार बह रहा था। लोमड़ी जानती थी कि वह इतने सारे कुत्तों का सामना नहीं कर सकती। बच्चे को अपनी बाहों में सुरक्षित रखने के लिए वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए दर्द सहते हुए उसने पूरी ताकत से बच्चे को लेकर भागना शुरू कर दिया। वह 10 ली की दूरी तक दौड़ी, एक सामूहिक कब्रगाह तक जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह जगह पूरे साल जंगली घास से ढकी रहती थी। चारों ओर कब्रें थीं और ठंडी हवा चलती रहती थी। यहाँ तक कि पक्षी और जानवर भी उस जगह से दूर रहते थे। नीचे के गांव वाले तो उसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे। वे दिन में भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। बीहड़ के सबसे गहरे हिस्से में एक जर्जर और एकाकी घास फूस की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में 12 या 13 साल की एक गूंगी लड़की रहती थी। उस लड़की की जिंदगी बहुत दुखद रही थी। उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और वह अपने पिता के साथ अकेली रहती थी, जो एक भला और सीधा साधा आदमी था। पिता और बेटी के पास न तो जमीन थी और न ही कोई संपत्ति। वे पहाड़ से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके और पड़ोसियों के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। जिंदगी कठिन थी लेकिन शांत थी। लेकिन किस्मत ने कोई रहम नहीं किया। ठीक पिछले महीने उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और चल बसे। उसे पूरी तरह अकेला छोड़ गए। उस झोपड़ी और पीछे एक नई कब्र के साथ वह अपने दिन उस सुनसान पहाड़ पर अकेले ही बिताने लगी। लड़की उस बीहड़ में अकेली रहती थी। वह अब ठंड और अकेलेपन की आदी हो चुकी थी, लेकिन उसने कभी नहीं भुलाया कि उसके पिता ने उसकी कितनी देखभाल की थी। अंदर ही अंदर उसमें एक ऐसी शुद्ध भलाई बची हुई थी जिसे दुख कभी बुझा नहीं सका। उस दिन वह झोपड़ी के सामने जड़ी बूटियां सुखा रही थी। तभी उसने दूर से एक सफेद आकृति को लड़खड़ाते हुए आते देखा, जो खून से लथपथ थी, बहुत ही दयनीय हालत में थी और दांतों में एक बच्चे को लपेटे हुए थी। यह देखकर पहली बार लड़की को लगा कि वह कोई दुष्ट लोमड़ी है जो बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वह घबरा गई। उसने अपने पैरों के पास पड़ी एक पत्थर उठाई और लोमड़ी पर फेंक दी। लोमड़ी, जो गंभीर रूप से घायल थी, डर के मारे बुरी तरह कांप उठी। वह दर्द से सिकुड़ गई, लेकिन उसने बच्चे को कभी नहीं छोड़ा। उसने अपनी चारों टांगें समेट लीं और बच्चे को अपने शरीर के नीचे सुरक्षित कर लिया। हालांकि उसकी चोट फिर से खुल गई थी और दर्द असहनीय था। उसने न तो भागने की कोशिश की और न ही हटने की। उसकी हल्की आंखों में विनती और लाचारी भरी थी। उनमें न तो कोई क्रूरता थी और न ही कोई बुराई। जो कोई भी एक आध्यात्मिक लोमड़ी को देखता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। घर में खुशहाली और आशीर्वाद आते हैं। उस नाजुक क्षण में पत्थर लोमड़ी के शरीर को छूते हुए निकल गया और उसके ठीक पीछे घास में जा गिरा, जहां उसने एक जहरीले सांप को मार दिया जो हमला करने वाला था। असल में वह सांप काफी देर से छुपा हुआ था और लोमड़ी के घायल और कमजोर होने का फायदा उठा रहा था। वह हमला करना और बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। पत्थर की जोरदार चोट से सांप बुरी तरह घायल हो गया। तड़पता हुआ तेजी से भाग गया और झाड़ियों में गायब हो गया। लड़की ने यह बात तुरंत समझ ली। उसने उस आध्यात्मिक लोमड़ी को गलत समझ लिया था। वह बुरा करने के कारण खून से नहीं सना था, बल्कि बच्चे की रक्षा करते करते आखिर तक घायल हो गया था। और ठीक उससे पहले वह सांप के हमले से बचने के लिए इतनी बेताबी से भाग रहा था। लड़की को अपराध बोध और गहरा भावुकता महसूस हुई। वह तुरंत उसके पास दौड़ी और बहुत सावधानी से उसकी पीठ का घाव साफ किया। वह एक भयानक घाव था। फिर उसने उसे शांत करने के लिए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर वह मुड़ी और अपनी घास फूस की झोपड़ी की ओर इशारा किया। घायल लोमड़ी को अंदर जाकर आराम करने का संकेत दिया। उस दिन के बाद से लड़की ने उस अच्छे लोमड़ी और उसके साथ लिपटे अनाथ बच्चे को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उसने अपनी जमा की हुई रक्त रोकने वाली जड़ी बूटियां निकाली, उन्हें सावधानी से कूटा और धीरे धीरे लोमड़ी के खुले घाव पर लगाया। फिर उसने उसे एक साफ और मुलायम कपड़े से बांध दिया। लोमड़ी को आराम से बिठाने के बाद उसने आग जलाई और पानी उबालने के लिए रख दिया। उसने धीमी आंच पर गाढ़ा और गर्म चावल का सूप पकाया और उसे चम्मच चम्मच करके उस बच्चे को पिलाया जो लगातार रो रहा था। उस दिन से छोटी सी झोपड़ी में जीवन आ गया। एक लड़की, एक लोमड़ी और एक बच्चा उस ठंडी और सुनसान सामूहिक कब्र में एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के लिए जीने लगे। लोमड़ी बहुत समझदार थी और लड़की की भलाई को समझती थी। वह रोज बहुत विनम्र और आज्ञाकारी व्यवहार करती थी। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वह हमेशा घर की निगरानी करने लगी। दिन में वह लड़की के साथ जड़ी बूटियों के काम में मदद करती और सोते हुए बच्चे की देखभाल करती थी। रात में वह दरवाजे पर लेटकर पहरा देती, जहरीले कीड़ों और जंगली जानवरों को दूर भगाती और उस मुश्किल से मिली शांति की चुपचाप रक्षा करती थी। हालांकि लड़की बोल नहीं सकती थी, लेकिन वह बहुत संवेदनशील थी। हर दिन वह लोमड़ी और बच्चे की बहुत ध्यान से देखभाल करती थी और वह ठंडी जर्जर झोपड़ी धीरे धीरे घर की गर्माहट से भर गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह शांत जीवन बहुत समय तक चलेगा, लेकिन आसमान हमेशा कोई न कोई विपत्ति छुपाए रहता है। सिर्फ आधा महीना बीता था कि नीचे के गांव में भयानक काली महामारी फैल गई। महामारी बड़ी तेजी से आई और बहुत जल्दी फैल गई। जो भी बीमार पड़ता उसे लगातार तेज बुखार रहता और पूरे शरीर पर फोड़े फूंसी हो जाते। सिर्फ 3 दिनों में ही उसकी मौत निश्चित हो जाती थी। गांव के बूढ़े वैद्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इलाके के प्रसिद्ध डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं सके। गांव वाले डर से कांप रहे थे। हर परिवार अपने घर में बंद हो गया था। पूरा गांव सूना हो गया था। चारों ओर सिर्फ आहें और मातम था। महामारी बिना किसी चेतावनी के आ गई थी। एक दिन पहले तक लोग खेतों में काम कर रहे थे और गलियों में बातें कर रहे थे। अगले ही दिन कुछ लोग अचानक तेज बुखार के साथ गिर पड़े। शुरुआत में सिर्फ कुछ ही घरों में लोग बीमार पड़े, लेकिन महामारी एक अदृश्य भूत की तरह थी। यह हवा और पानी के साथ फैल रही थी। सिर्फ आधे महीने में ही 100 से अधिक परिवारों वाले गांव ने अपनी लगभग आधी आबादी खो दी थी। सड़कों पर अब न तो बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई देती थीं और न ही रसोई घरों से धुआं उठता दिखता था। सिर्फ बंद लकड़ी के दरवाजे और दरारों से बाहर निकलती बेबस सिसकियां ही रह गई थीं। दिन में गांव का प्रवेश द्वार सुनसान रहता था। सिर्फ अंतिम संस्कार के कागज और जंगली घासें हवा में उड़ती थीं। रात में हवा और भी डरावनी हो जाती थी। कभी कभी तड़पती खांसी की आवाजें सुनाई देती थीं, जो रोंगटे खड़े कर देती थीं।
सामूहिक कब्र पहाड़ी की चोटी पर थी, हालांकि वहां हवा और अंधकारमय ऊर्जा बहुत प्रबल थी। यही चीजें गांव की संक्रमित हवा को अलग कर देती थीं, जिससे वह जगह 10 ली के दायरे में इकलौती साफ जगह बन गई थी। झोपड़ी की गूंगी बच्ची को अब तक पता नहीं था कि नीचे की दुनिया पहले ही नर्क बन चुकी है। वह अब भी अपने छोटे से कोने की देखभाल करती थी और हर दिन शांतिपूर्वक जीती थी। हर सुबह जैसे ही उजाला होता वह उठ जाती थी और बाहर की जड़ी बूटियों को व्यवस्थित करती थी, उन्हें सावधानी से अलग करती, सुखाती और कोमल निपुण हाथों से बांध देती थी। लोमड़ी की पीठ का घाव धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब वह काफी हद तक स्वस्थ हो चुका था और दिन भर लेटा नहीं रहता था। हर दिन वह उसकी शांतिपूर्वक संगत करता था। लोमड़ी इंसानों को समझती थी और आम जानवरों से कहीं ज्यादा चालाक थी। अभी हाल ही में वह हमेशा उस घनी मृत्यु की गंध महसूस करता था जो गांव से उठती थी, और साथ ही महामारी की गंदी हवा भी। हर सुबह और हर शाम वह झोपड़ी के पास सबसे ऊंचे पत्थर पर बैठ जाता था और नीचे गांव की ओर देर तक देखता रहता था। उसके गले से गहरे और बेचैन कर देने वाले कराह निकलते थे। उसकी सफेद पूंछ ढीली होकर गिर जाती थी और उसका पूरा शरीर बेचैनी जाहिर करता था। वह पहले ही महसूस कर चुका था कि नीचे दुर्भाग्य का राज्य है और तबाही फैल रही है।